नमस्कार मित्रों। डायबिटीज़ के मैनेजमेंट को समझने से पहले ये आवश्यक है कि हम यह समझें कि डायबिटीज़ को स्क्रीन कैसे करते हैं। स्क्रीनिंग के बाद इसे डायग्नोज़ कैसे करते हैं, इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ क्या हैं और यदि डायबिटीज़ डायग्नोज़ हो जाए तो उसके बाद उसे क्लासिफ़ाई कैसे करते हैं। आइए इन तथ्यों को हम विस्तार से समझते हैं और इसके बाद तब हम डायबिटीज़ के मैनेजमेंट की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम यदि मैं आपसे पूछूं कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज के लिए स्क्रीन करना है, अर्थात यह मालूम करना है कि किसी सामान्य व्यक्ति को डायबिटीज है अथवा नहीं, तब उसके लिए आप किस विधि का इस्तेमाल करना चाहेंगे? उसकी यूरिन में शुगर की जांच करेंगे, उसकी रैंडम ब्लड ग्लूकोज करेंगे। रैंडम ब्लड ग्लूकोज का अर्थ हुआ रैंडमली, कभी भी किसी भी समय उसकी उसका ब्लड ड्रॉ करके उसमें ग्लूकोज की जांच करेंगे। ओजीटीटी, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यह करेंगे जिसमें ग्लूकोज पिलाकर, ग्लूकोज पिलाने के पहले उसके 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट पे 5 बार ब्लड लिया जाता है, उसमें ब्लड ग्लूकोज की जांच की जाती है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, खाली पेट शुगर की जांच करेंगे। पीपी ब्लड ग्लूकोज अर्थात भोजन के कुछ समय बाद ग्लूकोज की जांच करेंगे, अथवा फास्टिंग एवं 75 ग्राम ग्लूकोज तौलकर और उसको पिलाने के 2 घंटे बाद ब्लड में प्लाज्मा में ग्लूकोज की जांच करेंगे। अर्थात इन सब ऑप्शंस में आप किस विधि से डायबिटीज को डिटेक्ट करना चाहेंगे, यह आपको अपने मन में सोचिए और फिर हम इसमें से एक एक ऑल्टरनेटिव की विवेचना करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं यूरिन शुगर की। यूरिन शुगर बहुत पहले ये एक प्रचलित विधि थी जिसमें पेशेंट के यूरिन लेके उसमें शुगर या जितने भी रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस हैं उनकी जांच की जाती थी। तो ध्यान रहे, यूरिन में रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस की जांच की जाती है जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त कुछ और भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में भी केवल ग्लूकोज ही नहीं, कुछ और भी जो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं वह भी इस विधि में आती हैं। तो एक तो यह प्रेसाइज नहीं है, इसमें केवल ग्लूकोज नहीं, कुछ कंटेमिनेटिंग सब्सटेंसेस या कुछ दूसरे सब्सटेंसेस भी जो इससे क्रॉस रिएक्ट कर सकते हैं, फॉल्स पॉजिटिव दे सकते हैं, वह भी आते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एक दिक्कत और भी है, यूरिन में ग्लूकोज कब निकलेगी इसका कोई सही क्राइटेरिया नहीं है। हम ये मान के चलते हैं, फिजियोलॉजी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जब 180 मिलीग्राम परसेंट के ऊपर हमारी प्लाज्मा ग्लूकोज बढ़ती है तब वो यूरिन में फिल्टर होकर आने लग जाती है। लेकिन ये आवश्यक नहीं कि 180 मिलीग्राम परसेंट एक फिक्स्ड डेडलाइन हो, उसके ऊपर हुआ तो ग्लूकोज आने लगी, उसके ऊपर नहीं हुआ तो ग्लूकोज नहीं आई। डायबिटिक्स में यह रीनल थ्रेशोल्ड जिसे 180 को कहते हैं, डायबिटिक्स में ये रीनल थ्रेशोल्ड ऊपर हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्लड ग्लूकोज लेवल के ज्यादा होने पर भी वह यूरिन में फिल्टर नहीं होती। इसके अतिरिक्त कुछ सब्सटेंसेस में ये ग्लूकोज लेवल रीनल थ्रेशोल्ड नीचे होता है जिससे सामान्य ग्लूकोज लेवल होने पर भी वह फिल्टर होने लग जाता है। तो यूरिन शुगर एक सही क्राइटेरिया नहीं है ग्लूकोज की जांच का। आज से बहुत समय पहले जब ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज की एनालिसिस की टेक्निक्स बहुत अच्छी नहीं थी, तब हम यूरिन शुगर को मेजर करके इसको डायग्नोज किया करते थे। वास्तव में यह बहुत हाई लेवल पे जब ब्लड ग्लूकोज होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, तब यह डिटेक्ट कर पाएगी। रैंडम ब्लड ग्लूकोज, रैंडम ब्लड ग्लूकोज चलते फिरते कभी भी हमने शुगर की जांच कर ली, क्यों भाई? इसके साथ में हम किस प्रकार से डायग्नोज कर पाएंगे? खाना भोजन लेने के तुरंत बाद, भोजन लेने के पूर्व ग्लूकोज लेवल अलग होगा, उसके 30, 60, 90, 120 मिनट के बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 8 घंटे खाली पेट रहने पे हर में ग्लूकोज की मात्रा अलग अलग होती जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज भोजन के बाद एक कर्व के रूप में बढ़ता है और फिर घटता जाता है। तो एक कोई क्राइटेरिया रैंडम ब्लड ग्लूकोज का ऐसा नहीं बनाया जा सकता जिस पर हम कहें कि इसके ऊपर है तो डायबिटीज सुनिश्चित किया जा सके। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस जिसकी हम लोगों ने बात की कि ग्लूकोज देने के पहले 30, 60, 90 और 120 मिनट्स पे हम ग्लूकोज की जांच करें, इसमें हमें 5 बार ब्लड ड्रॉ करना पड़ेगा। ये बहुत कम्बरसम तरीका है, कॉस्टली भी है। कम्युनिटी लेवल पे अगर हमें करना हो तो इसमें बहुत परेशानियां आएंगी। इसलिए ओजीटी जो कि एक पहले प्रचलित विधि थी, उसको क्रमशः अब यह रूल आउट किया जा रहा है, उसको हम कम्युनिटी लेवल पे प्रयोग में नहीं लाते।
फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बहुत ही सरल तरीका है कि हम कम्युनिटी में गए, किसी भी व्यक्ति को हमने खाली पेट बुलाया लैब में और उसकी खाली पेट ब्लड शुगर ड्रॉ कर ली। जो ब्लड हमने ड्रॉ किया उसमें ग्लूकोज की जांच कर ली। लेकिन ध्यान रहे, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बहुत इजी भी है, एक ही बार सैंपल लेना पड़ता है, इसलिए इकोनॉमिक इकोनॉमिक भी है, और लेकिन बहुत लेस सेंसिटिव है। इसका अर्थ यह हुआ कि फास्टिंग ग्लूकोज वास्तव में थोड़ा लेट बढ़ती है। ग्लूकोज पीने के बाद जो शुगर है वह जल्दी बढ़ती है, खाना खाने के बाद शुगर जल्दी बढ़ती है। तो यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो रही है तो सबसे पहले उसको खाना खाने के बाद ग्लूकोज बढ़ना शुरू होगी, उसके बाद की स्थिति में अधिकांश केसेस में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बढ़ती है। तो इस प्रकार से फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को अगर हम केवल क्राइटेरिया बनाते हैं तो हम काफी डायबिटिक केसेस को मिस कर देंगे। तो इस कारण इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। फास्टिंग ग्लूकोज और 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद, यह एक आजकल प्रचलित विधि है जिसमें कि हम केवल 2 बार ग्लूकोज ब्लड ड्रॉ करते हैं और उसमें ग्लूकोज की जांच करते हैं। फास्टिंग, यह जैसे हमने बात की कि खाली पेट की शुगर हमने उसमें कर ली, यह लेस सेंसिटिव है, इसकी सेंसिटिविटी पूरा करने के लिए हमने बाद में कर ली। अब एक बात हुई कि फास्टिंग और पीपी शुगर, पीपी मतलब पोस्ट ट्रेंडियल, भोजन करने के बाद 2 घंटे बाद। अब भोजन का क्राइटेरिया हर व्यक्ति का अलग है, कोई 2 रोटी खाएगा, कोई 4 रोटी खाएगा, कोई उसके साथ में मिठाई खाएगा, कोई नहीं खाएगा। तो भोजन सबके अलग अलग है, इसलिए सबसे उस भोजन से बढ़ने वाली शुगर का क्वांटम भी हर व्यक्ति में अलग अलग होगा। इसलिए पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज ना करके हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि 75 ग्राम ग्लूकोज लोड देंगे। ये लोड हुआ, ये एक टेस्ट किया हमने एक लोड देके पैंक्रियाज को कि जब हम 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं उसके बाद कितनी इंसुलिन रिलीज होती है और वो ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल कर पाती है या नहीं। तो 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद और फास्टिंग, इन दो तरीकों से हम ब्लड डायबिटीज को भली भांति स्क्रीन कर सकते हैं, जिसमें फास्टिंग सेंसिटिव कम होता है। आफ्टर ग्लूकोज वाली जो वैल्यू है वो एक पैंक्रियाज का एक स्ट्रेस टेस्ट है। पैंक्रियाज को जैसे हम हार्ट के लिए टीएमटी करते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट, बेसल ईसीजी में कई बार प्रॉब्लम नहीं आती तो हमने पेशेंट को एक्सरसाइज कराई और ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमने उसकी ईसीजी की कि एक्सरसाइज करते समय जब हार्ट को अधिक काम करना पड़ रहा है उस वक्त ईसीजी चेंजेस तो नहीं आ रहे। तो जो छुपे हुए चेंजेस होते हैं, माइल्ड चेंजेस होते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ये पैंक्रियाज की टीएमटी है, पैंक्रियाज का स्ट्रेस टेस्ट है, जिसमें पैंक्रियाज को हमने 75 ग्राम ग्लूकोज लोड दिया कि इसको डाइजेस्ट करके दिखाओ। यदि उसको लेने के बाद ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है तब ठीक है, यदि नहीं तो वो बढ़ा हुआ है। तो मित्रों, इसको समझते हैं 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो आजकल की एक प्रचलित विधि है, वो कैसे करते हैं। सर्वप्रथम जिस व्यक्ति की हमें ये टेस्ट करना है वो हम सामान्य परिस्थितियों में, हमने सामान्य एक जनता में किसी एक व्यक्ति को जिसकी डायबिटीज स्क्रीन करनी है उसको चुना। अब ऐसा ना हो कि वह व्यक्ति कुछ दिनों से, अरे भाई हमें तो जांच करानी है, जांच करानी तो हम पहले बिल्कुल ठीक प्रकार से भोजन को अपने नियंत्रित कर लें। तो उसने अपने जो जो उसकी वास्तविक स्थिति थी उसको बदल दिया। तो जो उसकी दिनचर्या रही है अभी तक, वही दिनचर्या, वही डाइट, वही एक्टिविटी रखते हुए उसकी हमें जांच करनी है। ऐसा ना हो कि कुछ दिन तैयारी करे वो कि हम शुगर टेस्ट कराएंगे, या कुछ दिन ज्यादा भोजन लेके तब उसके बाद टेस्ट कराएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फास्टिंग का अर्थ होता है 8 आवर्स ऑफ फास्टिंग, 8 घंटे खाली पेट रहने के। खाली पेट का मतलब कैलोरिक इनटेक ना हो, पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं जिसमें मिल्क नहीं है, मिल्क में कैलोरी है, पानी में और चाय की पत्ती में कोई कैलोरी नहीं है। तो 8 आवर्स ऑफ फास्टिंग रहने के बाद हम करें। कैसे करते हैं? 75 ग्राम ग्लूकोज को मेजर करके 1 गिलास पानी में हमने मिला लिया और 300 ml बॉटल में, और उसको मिला के हमने 10 मिनट में पी लिया। ध्यान रहे, ये ग्लूकोज, यदि आप अपना ग्लूकोज पी के टेस्ट कराएं तो आप देखेंगे वो बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। तो थोड़ा सा पेट में भारीपन लगता है जैसे नौसिया हो रहा है, वोमिटिंग हो जाएगी। इनफैक्ट कुछ लोग वोमिटिंग कर भी देते हैं। इसलिए मैं पेशेंट्स को अपने कहता हूँ कि हल्का नमक, नींबू, चाट मसाला डाल दें, वो पैलेटेबल हो जाएगा, अब उसे आराम से पी पाएंगे और उसके बाद तब हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। स्मोकिंग ना की हो 2 घंटे, एक्सरसाइज ना की हो 2 घंटे, क्योंकि यह हमारी ग्लूकोज पीने के बाद की जो ग्लूकोज वैल्यू है उसको
प्रभावित कर देंगे। तो अब हमें ग्लूकोज पीने के पहले 0 आवर पे एक बार टेस्ट करना है और ग्लूकोज पीना आरंभ करने के ठीक 2 घंटे पे 2 घंटे बाद टेस्ट करना है। तो ओजीटीटी जिसमें 5 टेस्ट करते थे, आजकल की ओजीटीटी में हम केवल 2 टेस्ट करते हैं, फास्टिंग और 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद। याद रहे ये जांच हमें ग्लूकोमीटर से नहीं करनी, ये जांच हमें लैब से करानी है, जो आजकल का प्रचलित मेथड है जीओडी पीओडी अर्थात ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड पर ऑक्सीडेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज मेथड से हमें ये टेस्ट, यही आजकल प्रचलित विधि है, यही लैब्स में होती है। तो लैब से वीनस सैंपल में, कैपिलरी सैंपल में नहीं, वीनस सैंपल से ब्लड ड्रॉ करके है उसमें यह जांच करानी है। अब यह जांच कराने के बाद हम इनकी वैल्यूज को इंटरप्रेट किस प्रकार से करेंगे? देखिए ग्रीन कॉलम जो है वह नॉर्मल का है। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज जब हम लैब से टेस्ट करते हैं तो वो जो ब्लड हमने ड्रॉ किया है उसमें हम प्लाज्मा निकालते हैं, उस प्लाज्मा में ग्लूकोज की जांच करते हैं। तो ध्यान रहे जो ग्लूकोमीटर से जांच होती है वो कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज है, वो होल ब्लड ग्लूकोज है, जबकि जो लैब में वेनस सैंपल ड्रॉ करके उसमें प्लाज्मा निकाल के जांच करते हैं वह प्लाज्मा ग्लूकोज है। तो प्लाज्मा ग्लूकोज के बेसिस पे फास्टिंग यदि 100 से कम हो और 2 आवर्स आफ्टर 75 ग्राम ग्लूकोज अगर 140 से कम हो, फास्टिंग 100 पीपी 140 यह नॉर्मल है। फास्टिंग मोर देन 126 पीपी 2 आवर्स आफ्टर ग्लूकोज मोर देन 200, तो 126 और 200 ये जो हमारा रेड कॉलम है, रेड कॉलम में ये डायबिटीज का कॉलम है। मोर देन 126 मोर देन 200 डायबिटीज का क्राइटेरिया है। नॉर्मल लेस देन 100 लेस देन 140। अब कुछ आप देखेंगे इनके बीच की एक रेंज बची रहेगी, फास्टिंग 100 और फास्टिंग 126, इसके बीच की जो रेंज है इसको हम लोग प्री डायबिटीज कहते हैं। प्री डायबिटीज अर्थात इन पेशेंट्स में डायबिटीज होने की संभावना काफी ज्यादा है। तो 100 से 126 अगर ज्यादा हो तो इसको हम कहते हैं IFG, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। की फास्टिंग ग्लूकोज, खाली पेट जो ग्लूकोज की मात्रा है वो कैसी है, इम्पेयर्ड है, वह गड़बड़ है, कुछ सामान्य 100 तक ना रह के लेकिन असामान्य 126 भी नहीं हुई, बीच की स्थिति में है। इसी प्रकार ग्लूकोज पीने के बाद 140 से कम नॉर्मल है, 200 के ऊपर डायबिटीज है, 140 से 200 के बीच में वो क्या है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। ग्लूकोज जब हमने ओरल पिलाया तो उसको टॉलरेट नहीं कर पाया, ग्लूकोज टॉलरेंस जो थी वो इम्पेयर्ड है, वह गड़बड़ है। तो नॉर्मल और डायबिटीज के बीच की स्थिति है प्री डायबिटीज, जिसमें डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा होती है। यह ध्यान रखें, यह ग्रे जोन है, यह ग्रे जोन से हम फास्टिंग नॉर्मल भी जा सकते हैं और डायबिटिक एबनॉर्मल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप हैं तो या कोई पेशेंट है उसको अपने जीवन शैली में परिवर्तन करा के नॉर्मल बनाया जा सकता है। यह दो देशों के बीच का जो बॉर्डर होता है ना, ग्रे जोन, जब इसकी टेरिटरी में भी नहीं और इसकी टेरिटरी में भी नहीं, उसके बीच की टेरिटरी में एक बार दूसरे देश में चले गए तो वापस लाना दुश्मन देश है, मुश्किल हो जाएगा। तो ये डायबिटीज है, डायबिटीज से नॉर्मल नहीं बना सकते, प्री डायबिटीज से नॉर्मल बनाया जा सकता है। इसमें एक जांच और भी अब कुछ समय से हम लोग डायग्नोसिस के लिए भी यूज करने लगे हैं, HbA1c। पहले HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, पहले इस जांच को केवल डायबिटीज के कंट्रोल के लिए टेस्ट किया जाता था कि एडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल कैसा है, डायबिटीज कंट्रोल्ड है अथवा नहीं। लेकिन अब इस जांच को डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज के लिए भी यूज करते हैं। तो HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो एक एवरेज बताता है पिछले 3 से 4 महीने की ब्लड ग्लूकोज का, नॉर्मल केसेस में ये 5.6 से कम होता है, डायबिटीज 6.5 से ज्यादा होने को कहते हैं। तो 6.5 से ज्यादा है तो डायबिटीज है, 5.6 से कम है तो नॉर्मल है। लेकिन यदि इन दोनों के बीच में है ये फिर प्री डायबिटीज का द्योतक है, अर्थात यह वह व्यक्ति है जो अब नॉर्मल नहीं रह गए, ये डायबिटीज की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं और इन फ्यूचर डायबिटिक हो जाएंगे। तो मित्रों इस प्रकार से हम डायबिटीज को स्क्रीन करते हैं 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाकर, और उसकी वैल्यूज को देख के हम उसको नॉर्मल, प्री डायबिटिक और डायबिटिक के बीच में हम स्टेज कर सकते हैं, किस स्टेज पे उसका ग्लूकोज टॉलरेंस है। अब प्रश्न ये आता है क्या हम सारी सोसाइटी को स्क्रीन कराएं? सारी सोसाइटी को डायबिटीज के लिए स्क्रीन कराना तो बहुत
मुश्किल कार्य होगा और यह सलाह देने योग्य भी नहीं होगा। तो हमें यह समझना है कौन कौन से वे व्यक्ति हैं जो डायबिटीज के प्रति जिनकी संभावना ज्यादा है, जिनमें हमें डायबिटीज की जांच करनी है। तो सामान्य इंडियन पॉपुलेशन में, याद रहे भारतवर्ष डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता था पहले। पहले विश्व में सबसे अधिक केसेस इंडिया में थे, अब चाइना और सेकंड नंबर पे इंडिया है। तो हमारे यहाँ डायबिटीज की प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है, 12 to 18%। मेजर सिटीज में इसकी प्रेवलेंस 18% तक देखी गई है और रूरल पॉपुलेशन में इसकी 10 to 12% देखी गई है। तो एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जो है, हर 5 व्यक्ति में या हर 8 व्यक्ति में एक व्यक्ति को डायबिटीज है। तो हर एडल्ट को डायबिटीज की जांच कभी ना कभी करानी चाहिए, क्योंकि हमें संभावना बहुत ज्यादा है। इफ वन पेरेंट इज डायबिटिक, यह डायबिटीज जो टाइप 2 डायबिटीज है, ये एक आनुवंशिक बीमारी है। माता पिता से बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में ये ट्रांसमिट होती है, उसकी संभावना ट्रांसमिट होती है। तो ये देखा गया यदि एक माँ या पिता किसी एक व्यक्ति को डायबिटीज है तो बच्चों में डायबिटीज की संभावना 40% तक बढ़ जाती है। यदि दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है, माँ पिता को, तो बच्चे में तो डायबिटीज प्रैक्टिकली होनी ही होनी है। 80 to 90% चांस है डायबिटीज होने के। यदि एक व्यक्ति को, जैसे पिता को डायबिटीज है, माता को तो डायबिटीज नहीं है, लेकिन माता की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, माता के माता पिता को डायबिटीज है, तो ऐसे में डायबिटीज की ऑफ स्प्रिंग में चांस लगभग 70%, 70% होता है। और यह एज के साथ बढ़ता जाता है। एक 20 साल के व्यक्ति में ऑब्वियसली डायबिटीज का रिस्क कम होगा, 30 पे ज्यादा, 40, 50, 60, 70, तो इस प्रकार से डायबिटीज का रिस्क एज के साथ बढ़ता जाएगा। और यदि हम एक बार प्री डायबिटिक रेंज में प्रवेश कर चुके हैं, जो डायबिटीज की पहली स्टेज प्री डायबिटीज, तो वहां से डायबिटीज होने की संभावना बहुत तेजी से, बहुत तीव्रता से बढ़ती है। 5 वर्षों में 1/4 से 1/3 लोग डायबिटिक हो जाते हैं। तो यदि प्री डायबिटीज की स्टेज में है तो अगले 5 वर्षों में डायबिटीज होने की संभावना 4 में 1 या 3 में से 1 व्यक्ति को हो जाती है। तो इस प्रकार से डायबिटीज की स्क्रीनिंग करने के लिए वो लोग सर्वथा उपयुक्त हैं। नंबर 1, जो भारतवर्ष में रहने वाले हम लोग सब लोग जिनके माता पिता किसी एक को या दोनों को डायबिटीज है, या जिनको पहले कभी डायबिटीज की परेशानी प्री डायबिटीज के रूप में मालूम पड़ चुकी है। तो एट रिस्क डायबिटीज जानने के लिए एक रिस्क चार्ट, एक रिस्क टेबल, कुछ क्राइटेरिया, कुछ रिस्क स्कोरिंग सिस्टम डेवलप किया गया। ये बहुत एक्यूरेट नहीं होता, इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन यह हमको यह अवश्य बताता है कि यह फैक्टर्स हैं जिनमें डायबिटीज की संभावना ज्यादा होती है। जैसे एज, जितनी कम एज होगी उतना रिस्क कम होगा। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, लेस देन 40 पे स्कोर 1 देते हैं, 40 to 50 पे स्कोर 2, 50 to 60 पे स्कोर 3, मोर देन 60 की एज पे स्कोर 5। अर्थात जितनी एज ज्यादा होगी रिस्क ज्यादा होगा। मेल्स में रिस्क ज्यादा होता है फीमेल से। हिस्ट्री ऑफ जीडीएम, जीडीएम अर्थात जेस्टेशनल डायबिटीज, यदि किसी महिला को पूर्व में किसी प्रेगनेंसी के दौरान ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहा है, तब उसको, जैसे प्री डायबिटीज में डायबिटीज का रिस्क ज्यादा है, वैसे ही किसी फीमेल को अगर जीडीएम हो चुकी है तो उसको भी आगे चल के डायबिटीज का रिस्क ज्यादा है। तो उसके लिए हम एक स्कोर इसमें देते हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, एफडीआर, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। अगर फर्स्ट डिग्री मतलब माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, जो हमारे इमीडिएट ब्लड रिलेटिव हैं, अगर ऐसे ब्लड रिलेटिव्स में डायबिटीज है तो उसमें चांसेस ज्यादा होती हैं। फिजिकली इनएक्टिव, अगर हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो डायबिटीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के चांसेस कम होते हैं, इनएक्टिव हैं तो चांसेस ज्यादा है। वेट, वेट एक ऐसा क्राइटेरिया है, देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ता चला जाएगा। जितना आप वजन बढ़ाएंगे उतना आपकी डायबिटीज की संभावना बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से यदि इस क्राइटेरिया को सबके स्कोर जोड़ के हम देखते हैं मोर देन 5 आ रहा है, उसका अर्थ यह हुआ कि डायबिटीज के प्रति संभावना बहुत ज्यादा है। तो यह व्यक्ति, प्रत्येक भारतीय जिनकी एज ज्यादा है, जिनका वेट ज्यादा है, जिनकी हिस्ट्री है पहले कभी जीडीएम की या प्री डायबिटीज की, उनको, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनको, या जो फिजिकली इनएक्टिव है, उन लोगों में डायबिटीज की संभावना ज्यादा होती है और इन लोगों को डायबिटीज की जांच अवश्य करानी चाहिए। साथ ही कुछ कोमॉर्बिड स्टेट्स भी हैं जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हाइपरटेंशन, हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, हार्ट अटैक,
या एक फीमेल्स में एक डिसऑर्डर होता है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो यह कुछ और कंडीशंस हैं जिसमें और डायबिटीज की जांच कराते हैं। हम लोग एक अलग सेक्शन में इसको विस्तार में डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से जब हमने डायबिटीज को पहचान लिया, स्क्रीन किया 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाकर, फिर उसको डायग्नोज किया कि मोर देन 126 है, फास्टिंग मोर देन 200 है आफ्टर 75 ग्राम ग्लूकोज। हमने स्क्रीन करने के इंडिकेशंस भी समझ लिए कि किन लोगों को स्क्रीन करना है। एज के साथ संभावना, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, प्री डायबिटीज या जीडीएम की हिस्ट्री के साथ संभावना बढ़ती है, उनको स्क्रीन करना है। अब जब हमने डायबिटीज डायग्नोज कर ली, तो ये डायबिटीज कितने प्रकार की हो सकती है समझते हैं। डायबिटीज के प्रमुख 4 जो टाइप्स हैं वो कहेंगे। टाइप 1 डायबिटीज, जो कि अमूमन बच्चों में होती है। मैंने कहा अमूमन, ऑन एन एवरेज ज्यादा चांसेस हैं बच्चों में होने के। यह क्यों होती है? एक ऑटो इम्यून प्रोसेस है जिसमें हमारा शरीर हमारी ही पैंक्रियास की बीटा सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है, तो जिससे बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होती जाती है। ये एक ऑटो इम्यून डायबिटीज है जो कि अधिकतर कम उम्र के लोगों में होती है। टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें बीटा सेल्स ठीक होती हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन बना सकती हैं, कोई ऑटो इम्यून प्रोसेस नहीं है, लेकिन जो उससे बनने वाली इंसुलिन है ना, या तो वो कम बन पा रही है आवश्यकता से, या वो बन तो रही है लेकिन कार्य नहीं कर रही। जैसे ओबेसिटी सबसे बड़ा फैक्टर है, इनएक्टिविटी हमने पढ़ा ली। ओबेसिटी में, इनएक्टिविटी में वह इंसुलिन बनती है लेकिन कार्य नहीं करती। तो या तो इंसुलिन कम बन रही हो लेकिन ऑटोइम्यून कारण ना हो, या इंसुलिन बन रही हो काम ना कर रही हो, तब इसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। इसको हम, जीडीएम को हम बाद में बताते हैं। अदर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डायबिटीज, जो कि टाइप 3, जिसके लिए टाइप नहीं कहा गया है लेकिन ये 3rd नंबर पे है। या तो कुछ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, जो कि जीन डिसऑर्डर्स, जैसे मोडी, जिसमें एक बहुत कॉमन है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, जो कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। या पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर, पैंक्रियास में होने वाली परेशानी, जैसे रिकरेंट पैंक्रियाटाइटिस। जब पैंक्रियाटाइटिस बार बार हुई तो उसने पैंक्रियास को डैमेज करती गई वो, और बीटा सेल्स भी डैमेज हो गई, तो इसके कारण से होने वाली डायबिटीज। या पैंक्रियाटेक्टमी कर दी गई, कार्सिनोमा पैंक्रियास हुआ, पैंक्रियास निकाल दिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हुई, पैंक्रियास की और प्रॉब्लम्स जिसमें पैंक्रियाटिक फंक्शंस खराब हो, एक्सोक्रीन पैंक्रियास खराब हो, साथ साथ एंडोक्रीन भी धीरे धीरे खराब होता जाएगा। या किसी ड्रग के कारण से, जिसमें बहुत कॉमन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, किन्हीं केमिकल्स के कारण से जो कि आजकल बहुत बढ़ते जा रहे हैं केमिकल के यूजेस के साथ, हार्मोन्स के कारण से। याद रहे, सारे हार्मोन्स एंटी इंसुलिन है नेचर में, इंसुलिन के अगेंस्ट काम करते हैं। तो कोई भी हार्मोन, थायराइड हार्मोन बढ़ा, डायबिटीज की संभावना बढ़ा देगा। ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो हमारे गोनेडल हार्मोन्स, इन सब की एबनॉर्मल मात्रा जब हो जाती है तो वह डायबिटीज की संभावना को बढ़ा देती है। तो इस प्रकार से हार्मोन इंड्यूस्ड डायबिटीज यह एक और हुआ, जो कि डायबिटीज को इन सब क्राइटेरिया में, इन सब टाइप्स में हम 3rd में रख सकते हैं। फिर अंतिम, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, जो कि पहली बार, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस का अर्थ है जिसमें डायबिटीज की डायग्नोसिस पहली बार किस प्रेगनेंसी के दौरान हुई, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज जेस्टेशनल डायबिटीज। तो इस प्रकार मित्रों, हम लोगों ने समझा कि डायबिटीज को के लिए एट रिस्क इंडिविजुअल कौन कौन है, उनको हम स्क्रीन किस प्रकार से करें, उसको हम किस प्रकार से डायग्नोज करें, और डायग्नोसिस के बाद हम किस प्रकार से क्लासिफाई करें, टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल डायबिटीज या अदर टाइप्स ऑफ डायबिटीज। धन्यवाद।